गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको पठन के बारे में बता रहे थे। पठन क्या है, पठन की परिभाषा क्या है, पठन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने कहा था कि अब हम आपको आगे बताएंगे पठन की शिक्षण विधियां। तो आज हमारा टॉपिक होगा पठन की शिक्षण विधियां। हम जानेंगे कि पठन को किस तरीके से या किस विधि से करवाया जाए जो बच्चों के लिए अधिक लाभदायी हो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पठन की शिक्षण विधियां में कि पहली विधि ऐसी कौन सी है जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। तो जिसमें है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध विधि। और अक्षर बोध विधि के बाद दूसरा है हमारा कहानी विधि। कहानी विधि, कहानी विधि। तीसरा है शब्द, अक्षर बोध विधि, कहानी विधि। तीसरा है शब्द शिक्षण विधि। शब्द शिक्षण विधि। उसके शब्द शिक्षण विधि के बाद है हमारा वाक्य शिक्षण विधि। पहले अक्षर बोध विधि, फिर कहानी विधि, शब्द शिक्षण विधि, फिर वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि के बाद है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। और उसके बाद अगला है हमारा साक्षर विधि। साक्षर विधि। विधि का मतलब होता है तरीका। तो अब हम देखेंगे कि किन विधियों द्वारा बच्चों को पठन करवाना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध का मतलब होता है बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करवाना। सबसे पहले हम बच्चों को एक एक अक्षरों का ज्ञान करवाएं। अक्षरों का ज्ञान हो जाने के बाद भी उनसे पठन करवाना चाहिए। तो अक्षर में जैसे मान लीजिए हमने बताया उनको, ये है का अक्षर, ये है माँ और ये है ला। जब उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाए तब उनसे मिलाकर इन अक्षरों को मिलाकर पठन करवाना चाहिए। तब उससे हम पठन करवाते समय कहेंगे ये है कमल। क्या है? कमल। तो बच्चों को पठन करवाते समय पहले अक्षरों का ज्ञान करवाएं, वर्णों का ज्ञान करवाएं, उसके बाद ही मिलाकर पठन करवाना चाहिए। वर्णों को मिलाकर भी शब्दों का निर्माण होता है। तो सब वर्णों को मिलाकर जब शब्द का निर्माण हो जाए तब पठन करवाना चाहिए। तो शब्दों को जोड़कर पढ़वाना या पठन करवाना ही हमारा अक्षर बोध विधि कहलाता है। अक्षर बोध विधि के बाद हम बताएंगे कहानी विधि। कहानी का मतलब होता है कहानी विधि में होता है कि जैसा आप सब जानते हैं बच्चों को कहानी सुनना जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद होता है। तो अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वह इस तरीके से बताया जाए कि जिससे एक कहानी का निर्माण हो जाए। वर्णों को पहले खंड खंड करके उनको पहचानवाना चाहिए, फिर शब्दों को पढ़वाना चाहिए, फिर उन्हीं शब्दों को अलग अलग करके जो है या मिला करके उन शब्दों को मिलाकर इस तरीके से पठन करवाना चाहिए कि ये कहानी का निर्माण हो जाए। तो ये कहानी विधि से हम बच्चों को पठन करवाते हैं तो वह बच्चों के लिए ज्यादा ही रुचिपूर्ण होता है। जैसा ही पहले ही बताया कि बच्चों को कहानी में ज्यादा आनंद आता है ना, तो कहानी विधि से यदि हम बच्चों को पठन करवाएंगे तो वह उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद है शब्द शिक्षण। वर्णों के अक्षरों के मेल के से बनते हैं शब्द। तो शब्द शिक्षण विधि का मतलब होता है
कि किसी चीज को दिखाना और दिखाकर उनसे उसका उत्तर पूछना। तो जैसे हम किसी चित्र को दिखाएं, मान लीजिए हम अनार का चित्र बच्चों को दिखा रहे हैं, हमने कहा बेटा ये क्या है, तब बच्चे का उत्तर आता है यह है अनार। तो इसे देखो और कहो विधि भी कहा जा सकता है। अक्षर बोध शब्द शिक्षण विधि को देखो और कहो विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक एक शब्दों को दिखाया जाता है, शब्दों से बने हुए चित्र दिखाए जाते हैं और उन चित्रों को दिखाकर उनसे उत्तर लिया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो सार्थक शब्दों को पढ़ना या पठन करवाना जो है वो हमारा शब्द शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। शब्द शिक्षण विधि के बाद होता है वाक्य शिक्षण विधि। जैसा हम पहले बताए हैं, पहले वर्णों का निर्माण होता है, वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। तो बच्चा जब शब्द शिक्षण विधि में निपुण हो जाए, शब्दों को पहचानने लगे, शब्दों को पढ़ने लगे, तब क्या करवाना चाहिए हमें, शब्दों के मेल से ही, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक शब्द हो गया, एक, ये है हमारा शब्द। अब ये अलग हमारा है शब्द जंगल, ठीक, ये अलग शब्द है में, ये है सेब, रहता था। अब इसी को जब हमने एक साथ लिख दिया है तो यह हमारा पूरा क्या बन गया, वाक्य। अब शब्दों के मेल से ही क्या बन गया, वाक्य। हम पहले ही बताया कि शब्दों के मेल से भी वाक्यों का निर्माण होता है। तो जब बच्चा वर्ण अक्षर बोध विधि और शब्द शिक्षण विधि में निपुण हो जाए, तब हमें वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों से के मेल से वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। यह अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों को वर्णों को पहचानवाए, फिर शब्दों को का पहचान करवाए। शब्दों की पहचान हो जाने के बाद बच्चों से वाक्यों की पहचान कर वाक्यों को लिखना और पढ़ना सिखवाए। तो यह वाक्य शिक्षण विधि के अंतर्गत उन्हीं शब्दों को के मेल से वाक्यों का निर्माण किया जाता है और उसे ही पठन करवाया जाता है। इसके बाद है वाक्य शिक्षण विधि के बाद है ध्वनि श्राव्य विधि। ध्वनि श्राव्य विधि में ध्वनि के अंतर्गत हमने बताया है कि यह विधि जो होती है वह ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है। जैसे सुरेश, रमेश, दिनेश, कर्म, मर्म, धर्म इत्यादि। इस प्रकार की ध्वनियों वाले शब्दों का पठन जो होता है वह ध्वनि श्राव्य विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। उसके बाद है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि जो होती है वह यह विधि मैडम मांटेसरी जो थी, मैडम मांटेसरी की ही देन है। साहचर्य विधि जो है वह मैडम मांटेसरी की देन है। इसमें वस्तुओं के नाम के पहले कार्ड बनाए जाते हैं और जो भी वस्तु है उसके नाम का पहले कार्ड बनवाएंगे, फिर कार्ड जो तैयार कर लेते हैं तो उसे बच्चों के सामने दिखाया जाता है और बच्चों से उसे पठन करने के लिए कहा जाता है। कार्डों को देखकर ही बच्चा पठन करता है। इस प्रकार से पठन की शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि अक्षर बोध विधि है, फिर कहानी विधि है, शब्द शिक्षण विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, उसके बाद ध्वनि श्राव्य विधि है और अगला है साहचर्य विधि। तो पठन शिक्षण की विधियों के बाद हम देखेंगे अब हमारा लेखन क्या है। पठन और लेखन साथ साथ में होता है ना, कभी कभी देखते हैं हम पढ़ते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। तो जब हमने पठन जान लिया पठन क्या है, तब हमको जानना चाहिए कि लेखन क्या है। तो अब हमारा टॉपिक है लेखन। लेखन का वीडियो आपको पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं। एक बार जो है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लेखन के बारे में हम बता चुके हैं। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा जो है शार्ट में कि लेखन जो होता है वह उसी पठित सामग्री को लिखना, अपने मन के भाव या विचार को जब हमें अस्थायी रूप देना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, लेखन के माध्यम से ही अस्थायित्व देते हैं। अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को
अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही लेखन कौशल का सहारा लिया जाता है या लेखन का विकास किया जाता है। तो लेखन के अंतर्गत हम देखेंगे कि लेखन क्या है, लेखन का उद्देश्य क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, या लेखन की उपयोगिता या महत्व जो भी कह सकते हैं। तो लेखन सबसे पहले हम देखेंगे क्या है कि जब हम अपने मन के भाव या विचार को अस्थायी रूप से जब हम अपने मन के भाव या विचार को अस्थायी रूप क्या अस्थायी जब हम अपने मन के भाव या विचार को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, तो उसे लेखन कहा जाता है। अर्थात अपने मन के भाव या विचार को लिख कर व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। लेखन के महत्व के बारे में भी हमने आपको बताया था कि लेखन के माध्यम से ही किसी भी महापुरुष की जीवनी जो है वो आज हम पढ़ पा रहे हैं, या किसी महापुरुष के बारे में, किसी विद्वान के बारे में, या देश विदेश की खबरों के बारे में हम जान पाते हैं। यदि लेखन ना होता तो कबीरदास कौन थे, सूरदास जी कौन थे, तुलसी जी कौन थे, इन सब के बारे में जानना या पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया होता तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती। तो यह जो जानकारी जो हमें सबके बारे में मिल पा रही है, किसी महापुरुष के बारे में, किसी विद्वान के बारे में, तो यह जो है लेखन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। लेखन के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के बारे में अस्थायित्व प्रदान किया गया है। वैसे ही जैसे जो कुछ हम अभी बोल रहे हैं, या हो सकता है हमारे बोलते समय ही समाप्त हो जाए, या बोलने के कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, या हमारे जीवन काल के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन यदि हम अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को लिख कर व्यक्त कर देते हैं तो हमारे जीवन के बाद भी जो है अस्थायी रूप से लिखा रहता है। हमारे बारे में यदि किसी व्यक्ति को जानना होता है तो हमारे द्वारा लिखी गई सामग्री को वह पढ़कर जान लेता है। इसलिए लेखन का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। लेखन के पिछले वीडियो में हमने लेखन का तरीका भी आपको बताया था कि सर्वप्रथम बच्चे को हम जो है अनुलेख के बारे में बताते हैं, फिर प्रतिलेख के बारे में बताते हैं, उसके बाद श्रुतलेख। तो लेखन के तरीके में हमने आपको 3 तरीका बताया था। पहला था जिसमें आपका अनुलेख, और दूसरा तरीका था प्रतिलेख, और तीसरा तरीका था श्रुतलेख। अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख यह लेखन का ही तरीका है। लेखन के सोपान है, या किस प्रकार से हमें बच्चों को लेखन करवाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें बच्चों से अनुलेख करवाना चाहिए, उसके बाद प्रतिलेख, और जब अनुलेख और प्रतिलेख में बालक निपुण हो जाता है तब हमें उनसे श्रुतलेख करवाना चाहिए। अनुलेख का तात्पर्य होता है अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों को, अध्यापक द्वारा लिखे गए वाक्यों को नकल करते हुए ज्यों का त्यों पुस्तक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना। अभ्यास पुस्तिका में अध्यापक किसी शब्दों को पहले लिख देता है, जैसे लिख दिया कमल, अब बच्चा जो होता है उसी का नकल करते हुए पूरी अभ्यास पुस्तिका को भरता है। तो ऊपर के दिए हुए शब्दों को नकल करके नीचे की पंक्तियों में भरना ही हमारा अनुलेख कहलाता है। और प्रतिलेख का तात्पर्य होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य सामग्री है, उसमें जो कुछ लिखा गया है उस लिखी सामग्री को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज्यों का त्यों उतार लेना। जैसे कोई कहानी है तो कहानी का छोटा सा अंश
हम क्या करते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारते हैं। जैसे बच्चों से जो सुलेख लिखने के लिए कहा जाता है, उसी सुलेख को ही प्रतिलेख कहा जाता है। प्रतिलेख को ही हम सुलेख कहते हैं। और उसके बाद होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। बच्चा जब अनुलेख और प्रतिलेख में निपुण हो जाता है, तब अध्यापक उनसे श्रुतलेख करवाता है। श्रुतलेख में अध्यापक जो है पाठ्य सामग्री को देखकर या अपने मन से ही शब्दों का निर्माण करते हुए बोलता है, और छात्र जो होता है या बच्चा जो होता है वह अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को ही सुनकर लिखता है। तो अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। तो ये है आपका लेखन के तरीके हमने आपको बताया कि किस प्रकार से लेखन करवाना चाहिए। लेखन के महत्व के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि लेखन के कारण ही जो है हम किसी भी चीज को या किसी महापुरुष की जीवनी है, किसी व्यक्ति के बारे में हम जान पाते हैं। अब हम जो है लेखन के बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे वर्ण शब्द या वाक्य, वर्ण शब्द वाक्य के बारे में वीडियो हम आपको बना चुके हैं। वीडियो इससे पहले हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। एक ही टॉपिक को हम बार बार नहीं दोहराएंगे, इसलिए वर्ण शब्द के बाद हम देखेंगे वाक्य। वर्ण और शब्द के बारे में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वाक्य क्या है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।